बजा है। तो ऐसे में जो आ रहे हैं, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी बढ़त इस समय दिख रही है। अविनाश जी, सीधे चलेंगे, रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे स्टेट एडिटर आरती भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, क्या लगता है, क्या मिथक टूटेगा इस बार उत्तर प्रदेश का, या जो है जो विपक्षी हैं उनकी बात जनता ने सुनी होगी? किस तरह का माहौल इस दौरान, जो चुनाव मतदान के बाद से लेकर मतगणना शुरू होने से पहले तक की जो प्रतिक्रियाएं जनता के बीच आपने देखी होंगी, क्या कुछ सुनने में आया, क्या कुछ जो है बाजारों में जो है चर्चा है? जी अविनाश, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो अभी शुरुआती रुझान आए हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हुई है, अब ईवीएम से शुरुआत हुई है। तो करीबन जिस तरह से 114 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी 5 और कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर है। तो ये शुरुआती रुझान है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सर्वे बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी, सरकार बना सकती है, तो अब रुझान में जिस तरह से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काफी आगे चल रही है, काफी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी कहा जाए अविनाश, तो वो मिथक टूटेगा कि 89 के बाद, यानी सन 89 के बाद किसी की भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई थी। लेकिन अब की बार जिस तरह के रुझान है और जिस तरह के रुझानों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। और निश्चित रूप से जो आशंका व्यक्त की जा रही थी, जो एंटी इनकम्बेंसी की उम्मीद की जा रही थी कि योगी सरकार के खिलाफ एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी तैयार है और वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ जा सकता है, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी अभी तक देखने को नहीं मिला है। और जिस तरह से अवध का जो क्षेत्र है, पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, वहां भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है और उसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बराबर की टक्कर वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को दे रही है। तो यानी कि वो एक तो सबसे पहले ये मिथक टूटने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है, ऐसा मिथक नहीं था, लेकिन अब दोबारा बन सकती है क्योंकि रुझानों में बहुत आगे है, समाजवादी पार्टी बहुत पीछे है। और जो शेख चिल्ली की तरह दावा कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी, वो सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गए हैं। कांग्रेस की हालत और बड़ी खराब है, 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। निश्चित रूप से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सिमट के रह गया और जनता ने जो जिस तरह से मैंडेट दिया है, जो रुझानों से पता लग रहा है, निश्चित रूप से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम थे, जो उनकी योजनाएं थे और खासतौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने डबल इंजन की सरकार की बात कही थी, उस पर जनता लग रहा है कि मोहर लगा दिया है। जी भट्ट साहब, आपके पास लौटूंगा। राजेश जी, एक बात जो देखने में आई है, जो पिछले लोकसभा के चुनाव हुए या और राज्यों में जब चुनाव हुए, तो जब परिणाम आते हैं तो रुझान आते हैं और धीरे धीरे जब जैसे चरणबद्ध तरीके से मतगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जो ट्रेंड सामने आता है लगभग जो है वही अंत तक बना रहता है। बहुत ज्यादा उलटफेर जो है, जो पिछला अनुभव हमने देखा होगा उसमें नहीं दिखाई देता। और दूसरी बात यह है कि इस बार जो है लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगता है उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना माइंडसेट बना रखा था, और जब ये कोरोना काल में जो सरकार ने काम किए और जिस तरह की सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जनता को दी है इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में केंद्र ने भी बहुत कुछ मदद की है उत्तर प्रदेश की, तो निश्चित लगता है कि जनता का माइंडसेट तय था और रुझानों में भी वही चीज जो है झलक कर सामने आ रही है। क्या कहेंगे? देखिए अविनाश जी, बहुत अहम चीजें हैं जो बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी जिस तरह से किसी चुनाव को लड़ती है, जिस दमखम के साथ चुनाव लड़ती है, एक बेहतर, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि हर हाल में उत्तर प्रदेश फतह करना है, क्योंकि हम लगातार ये बात करते आए हैं अविनाश जी कि अगर जो दिल्ली का सिंहासन है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है। हमने देखे वो तमाम सारे नेता जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हैं, चाहे हम पीएम नरेंद्र मोदी की भी बात कर लें, बनारस से वो चुनकर आते हैं, भले वो गुजरात से हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो लोकसभा क्षेत्र बनाया है वो बनारस बनाया है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी ने एक ठोस रणनीति बनाई थी और यही कारण मुझे लगता है कि उसी का ये परिणाम है, उस मैनेजमेंट का परिणाम है कि हमने देखा अविनाश जी किस तरह से तमाम सारे दिग्गज, उसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी स्वयं किस तरह से उत्तर प्रदेश के मैदान में उतरते हैं, कैसे गृह मंत्री अमित शाह मैदान में रहते हैं, जेपी नड्डा कैसे रहते हैं, योगी आदित्यनाथ को किस तरह से वहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई, अलग राज्यों के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को किस तरह से वहां पर अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया।
तो ये तमाम सारी चीजें हैं अविनाश जी, तमाम सारा मैनेजमेंट है और ये लग रहा है। और इसके अलावा अगर हम एग्जिट पोल की बात करें, हम सर्वे की बात करें, वो तमाम सारी एजेंसियां, तकरीबन 10 जो एजेंसियां थी अविनाश जी, उसमें 9 जो एजेंसी है एग्जिट पोल की, उन्होंने बीजेपी की सरकार की बात कही थथी। और जिस तरह से एग्जिट पोल में देखने को मिला था अविनाश जी, लगता है कि उसी तरह ये जो अब रुझान जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक 198 यानी कि 200 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच रहा है। रुझानों की बात करें तो उस 198 में 133 पर एक बड़ी बढ़त बीजेपी ने बनाई है। दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी पिछले 2017 से अविनाश जी इस बार बेहतर कर रही है, क्योंकि 56 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भी रुझान बनाई है। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो 4 सीटों पर है, कांग्रेस भी 4 पर है, और अदर्स की बात करें तो 1 सीटों पर है। तो ये पूरा खाका है अभी उत्तर प्रदेश को लेकर। अगर यही चीजें रही, क्योंकि शुरुआती दौर है 403 में 200 के रुझान हमारे पास में है, और 200 के आसपास जो रुझान आए हैं 198, उसमें से 133 सीट पर बीजेपी आगे है। तो ऐसे में लगता है कि जो एग्जिट पोल में था शायद उसी तरफ आगे बढ़ रहा हो, जिस तरह से भट्ट साहब भी कह रहे थे कि तमाम सारी संभावनाएं थी इसको लेकर। संभावना इस बात को लेकर की थी कि शायद एंटी इनकम्बेंसी वहां पर देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वो तमाम फैक्टर हैं अविनाश जी जिन पर धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे, लेकिन 5 राज्यों पर एक साथ मतगणना चल रही है। अविनाश जी, भट्ट साहब के पास जाते हैं। भट्ट साहब, एक बात है, इस बार कोई भी दल, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी लोक लुभावन वादे करने में उत्तर प्रदेश की जनता से, और तमाम लोगों ने कहा कि हम मुफ्त राशन देंगे, लैपटॉप देंगे, स्कूटी देंगे। हर दल ने इस तरह की बातें चुनाव प्रचार में के दौरान कहीं उत्तर प्रदेश की जनता से, और माहौल जो है उत्तर प्रदेश का विकास की ओर आगे बढ़ाने के लिए जो इस तरह के वादे किए। लेकिन क्या वजह रही कि जो है जनता का जो माइंडसेट है, हमने अभी राजेश जी से पूछा था कि जनता का माइंडसेट लगता है लोकसभा चुनाव के बाद से ही सेट हो गया था, और वही कुछ जो है इस जो रुझान जो सामने आ रहे हैं उनमें दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है अविनाश, बीच में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब थी। जिस तरह से हम लोगों से बात करते थे, जो एक एंटी कम्बेंसी दिख रहा था, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो चक्रव्यूह बनाया गया था, उसमें कहीं न कहीं गठबंधन जो है फंस के रह गया है। और लगातार जिस तरह से सघन प्रचार, उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाएं, जो योजनाएं उन्होंने जनता को दी, खासतौर पर फ्री राशन की बात अगर हम कहें 2 माह का, उसके साथ साथ डबल राशन उन्होंने मार्च तक देने का वादा किया, उसके साथ साथ गैस के जो सिलेंडर मुफ्त दिए जा रहे थे, और उसके साथ साथ जो तमाम जो योजनाएं वो लगातार भी कह रहे थे कि हम योजनाएं दे रहे हैं। उन योजनाओं का जनता को ये लगा कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो उस पर ये मोहर लगी है। और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कहीं न कहीं वो तमाम ऐसे वादे भी कर रही थी कि आने वाले दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार बनेगी तो वो तमाम चीज की जाएगी। तो ये जो कहा जाए, इसका एक बड़ा असर रहा। और दूसरा, समाजवादी पार्टी गठबंधन का जो टिकट वितरण था, उसमें कहीं न कहीं सेठ थी। बहुजन समाज पार्टी ने जो माइनॉरिटी कैंडिडेट जगह जगह खड़े कर दिए थे, उसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ था। ये भी बहुत बड़ा कारण है। अभी तो शुरुआती दौर है, और निश्चित रूप से ये देखना है कि किस तरह से आगे की परिस्थितियां बनती हैं। लड़ाई कुछ अब धीरे धीरे कांटे की टक्कर में बदल रही है। जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी को 195 के आसपास आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभी राजनीति और क्रिकेट में कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी निश्चित रूप से समाजवादी गठबंधन को बड़ी उम्मीदें होंगी। अखिलेश यादव का थोड़ी देर पहले ट्वीट भी आया था, और अब निश्चित रूप से अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा। भट्ट साहब, लेकिन एक बात आपने देखी होगी, हम सबने गौर किया कि चुनाव की जब घोषणा हुई कि उत्तर प्रदेश में इन फला तारीख को चुनाव होना है, और उसके बाद से ही सक्रियता जो है दिखाई दी विपक्षी दलों में। लेकिन 5 साल में 2017 से लेकर के चुनाव होने तक, तब तक कोई भी बड़ा आंदोलन जो है समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं कर पाई। एक अपवाद स्वरूप किसान आंदोलन को हम अलग रख दें तो सरकार के प्रति जो है यदि कोई नाकामयाबियां थी योगी सरकार की, तो वो बताने में नाकाम रहे पूरे 5 साल के दौरान विपक्षी दल।
कोरोना काल में कहीं से कहीं तक कोई भी नजर नहीं आया। जब पीड़ित मानवता की सेवा करने की बात आई, चुनाव आए तो पूरी ताकत झोंक दी गई। निश्चित तौर पर जो है समाजवादी पार्टी ने इस बार बहुत मेहनत की है और कहीं ना कहीं उसका फायदा भी उसको मिलता दिखाई दे रहा है, जो शुरुआती रुझान है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको कि भट्ट साहब कि 5 साल की निष्क्रियता और अचानक सक्रिय हो जाना, इसका असर जनता ने नहीं देखा होगा या जनता इस बात को समझती नहीं है? अविनाश, जिस तरह से उड़ीसा में सरकार है या फिर आंध्र प्रदेश में जिस तरह से सरकार चल रही है या तेलंगाना की सरकार की अगर हम बात करें जी, तो ये तमाम सरकारें कहीं ना कहीं मजबूती से और अस्थायी के रूप में चल रही हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश को छोड़ दें तो निश्चित रूप से तेलंगाना और उड़ीसा की जो सरकारें हैं वो कई बार रिपीट हुई हैं। तो ये आखिर क्यों हुआ? निश्चित रूप से कहा जाए कि अगर कोई भी उत्तर प्रदेश का या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है, उसकी योजनाएं होती हैं, उसके जो कार्यक्रम होते हैं, अगर वो सही ढंग से चलाता है तो वो जनता को उसका लाभ मिलता है, तो उसका फायदा निश्चित रूप से दिखता है। लेकिन ये जो जिस तरह का कोविड का काल गुजरा, सरकार तमाम मुद्दों पर जो फेलियर हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से व्यूहबंदी की गई, रणनीति बनाई गई, गठबंधन किया गया, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी 2 दलों से, फिर उसके बाद एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा गया। इधर सामने समाजवादी पार्टी थी। अब बिल्कुल साफ तौर पे अभी स्थिति साफ नहीं, क्योंकि जनता से जो बातें होती थी वो कहीं ना कहीं एक रुझान अच्छा नहीं था। लेकिन अब साफ तौर पे दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए है। निश्चित रूप से जनता कहीं ना कहीं रुझानों में आगे दिखा रही है उनको। जाहिर सी बात है, जनता का जो आदेश होता है वो सिरोधार्य किया जाता है। अब देखना यह है कि क्या आगे की सीन बनती है, कितनी सीटें आगे बीजेपी ले जाती है। अभी तो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं। शुरुआती रुझानों में भी कुछ भी तय करना बड़ा मुश्किल होता है कि कहां जनता का रुख किस तरफ गया है। ये बार काट क्यों दे रहे हैं यार? जी, बट साहब आपके पास लौटूंगा मैं। राजेश जी क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो है पूरे 5 साल जो है उतना सक्रिय नहीं रहा जितना उसको होना चाहिए था? सरकार यदि कुछ गलत कर रही थी, सरकार को आईना दिखाने का काम विपक्ष कर सकता था, लेकिन वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। कोरोना काल में भी जैसा मैं भट्ट साहब से कह रहा था कि कहीं से कहीं तक विपक्ष वहां पर जमीन पर दिखाई नहीं दिया। चुनाव के दौरान निश्चित तौर पर सभी दल ताकत लगाते हैं, तो वैसी ताकत लगाई भी गई, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। जनता भी क्या इस बात को कहीं ना कहीं तो समझती ही होगी। और रहा सवाल यह कि डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उस तरह की सौगातें भी देने का काम उत्तर प्रदेश में किया। और 2 जो सबसे बड़ी चीजें हैं, जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो गया और राम जन्मभूमि के बाद जहां राम मंदिर के निर्माण की जो बात हो गई, कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें भी जो हैं असर तो जनता के मन में डालती हैं। और वही वजह है कि जो अभी शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें वो दिखाई भी दे रहा है। क्या कहेंगे? अभी राजेश जी के पास में लौटूंगा। हमारे साथ अनुज अवस्थी उत्तराखंड से हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे मौजूद है। अनुज, क्या कुछ अभी ताजा जानकारी आपके पास है, बताइए। जी बिल्कुल अविनाश जी, चूंकि समय हो चुका है, इस समय 9:30 बज चुके हैं और लगातार जो उत्तराखंड के रुझान है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कई सीटों पे कांग्रेस को बढ़त मिल रही है तो कई सीटों पे बीजेपी को यहाँ पे बढ़त मिल रही है। लगातार अगर बात करें तो खटीमा सीट से वो कांग्रेस आगे है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अभी 2000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अगर बात करें लालकुआं सीट की तो हरीश रावत जो अपनी सीट से वो आगे चल रहे हैं। राजधानी देहरादून की बात करें तो सैदपुर से कांग्रेस आगे चल रही है। विकासनगर की अगर बात करें तो विकासनगर से भी कांग्रेस आगे चल रही है। चक्राता में भी प्रीतम सिंह जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी आगे चल रहे हैं, करीब 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लगातार जो अभी का आंकड़ा है वो 9:30 बजे तक का आंकड़ा ये दर्शा रहा है कि करीब 16 सीटों पे बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और करीब 17 से 18 सीटों पे कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। जी अनुज, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मिथक टूटता दिखाई नहीं दे रहा उत्तराखंड में। जिस तरह से हमेशा होता है कि एक बार सरकार एक दल की बनती है और दूसरी बार जनता किसी दूसरे दल को जो है जीत का सेहरा पहनाती है, तो वैसा ही कुछ अभी शुरुआती रुझान में इस तरह की चीजें सामने आ रही है। अनुज जी बिल्कुल, अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी कार्यालय में लगातार उत्साह हो रहा है। जो वहां के नेता है और कार्यकर्ता है वो इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि हम अपनी सरकार बना रहे हैं और 40 से 45 सीटें हम उत्तराखंड में लेकर के आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेसी खेमा भी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि हम अपनी सरकार बना रहे हैं।
दोनों ही